12वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सतीश कुमार है और हमारी 12वीं कक्षा की बुक चल रही थी राजनीतिक विज्ञान की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत की राजनीति। और ये हम एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड पढ़ रहे हैं। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था। इससे पहले इसकी एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो ये इसकी दूसरी वीडियो है। हमारे टॉपिक का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति। तो इस चैप्टर में हम किस तरीके से भारत में एक व्यवस्थित तरीके से विकास की योजना बनाई गई, तो उस योजना को हमने किस तरीके से व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंट किया, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो चलते हम सीधा अपने टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर हमने कल इसको छोड़ा था। तो ये हमारा चैप्टर है थर्ड, नियोजित विकास की राजनीति। तो नियोजित शब्द नियोजन से है, जिसका अर्थ होता है एक व्यवस्थित तरीके से किसी कार्य को करने की योजना बनाना। क्रमबद्ध तरीके से किसी कार्य को करने की योजना बनाना, इसे हम क्या कहेंगे? नियोजन कहेंगे। और नियोजित विकास की एक क्रमबद्ध तरीके से जब हम योजना बनाते हैं तो उसे हम नियोजन कहेंगे। तो आगे जो इसमें नया पॉइंट लिख रखा है वो है विकास। विकास से हमारा अभिप्राय है एक ऐसी योजना जिसमें किसी भी जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं गरीब जनता की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो और प्राकृतिक संसाधनों का एक उचित तरीके से व्यवस्थित ढंग से हम उपयोग करके आत्मनिर्भर बने। तो ऐसी स्थिति को हम विकास कहेंगे। अगर हम शॉर्ट में कहें तो विकास का जो उद्देश्य है गरीब जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना है और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसे हम विकास कहेंगे। और राजनीति से हमारा अभिप्राय है, तो ये चाहे वो विकास की अगर हम बात करें, चाहे प्लानिंग की बात करें, तो ये एक फैसला राजनीति का है। राजनीतिक व्यवस्था को ही के ऊपर ही ये जिम्मेवारी होती है वो व्यवस्थित तरीके से संसाधनों तक जनता की पहुंच स्थापित करें और जनता को विकसित होने के अवसर उपलब्ध करवाएं। और अब सरकार के सामने कई प्रकार के अपवाद होते हैं, कई प्रकार के विवाद होते हैं, जिसमें कोई भी नई योजना बना रहे हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस योजना से पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। कुछ आपको कोई भी योजना बनाओगे, जैसे हमने बांध बनाना है, तो जब हमने बांध बनाना है तो जब ये रिवर जा रही है तो इसके ऊपर ये बांध बन गया, तो जब बांध बनेगा तो इससे पीछे पानी यहाँ पर रुकेगा। तो इस इलाके में भी बहुत सारे लोग इस इलाके में भी रह रहे होंगे, तो जिसकी वजह से अब ये बांध बनाने की वजह से इनके जीवन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जबकि इस साइड वाले लोगों के ऊपर जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर सिंचाई करने में ये इस पानी का उपयोग कर पाएंगे, लेकिन इनका तो जो फर्टाइल एरिया था, जो उत्पादक क्षेत्र था, वो नष्ट हो गया। तो इस तरीके से इस क्षेत्र के लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो इसी प्रकार का ही हमने ये एक पास्को प्लांट में लोग विरोध के लिए यहाँ पर विरोध हमने देखा था। तो आगे चलते हैं। जब इस तरह के विरोध सामने आते हैं तो उस समय सरकार में काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके बीच में अलग अलग प्रकार के विचार डेवलप होते हैं।
यहाँ तक कि लोगों में पहले ये विचार पैदा होते हैं, तो उन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियाँ वहाँ पर अपनी राजनीति की रोटियाँ सेकते हैं, जिसकी वजह से भिन्न प्रकार के राजनीतिक टकराव उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा एक एक्चुअल समस्या भी है। तो क्या, जैसे कि हमने ऊपर की घटना में बताया, क्या बांध बनाया नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। और जो लोग उससे इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, तो क्या उनको हमें ऐसे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोनों के बीच का रास्ता यहाँ पर अपनाना चाहिए। उसके बाद हमने योजना आयोग के बारे में पढ़ा था, प्लानिंग कमीशन। अब ये प्लानिंग कमीशन जो है, इसका क्या काम है? इसका काम है देश में भिन्न प्रकार की विकास की योजनाएं बनाना। इनका उद्देश्य क्या है? देश में विभिन्न प्रकार के विकास के लिए योजना बनाना और उन योजनाओं को लागू करना। तो योजनाओं को व्यावहारिक रूप देने का काम योजना आयोग करता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। यहाँ पर देखिए, ये वापस शब्द वही आया है, नियोजन। तो किसी भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करने की जो योजना है, उसी को क्या कहा गया है? नियोजन कहा गया है। अब अगर हम शुरुआती कदमों की बात करें, तो शुरुआती कदम क्या थे? अब जैसे ही हम आज़ाद होते हैं, तो हमारे सामने चारों तरफ अस्थिरता का माहौल था। तो उसमें हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार चुनी गई थी। ऐसी दशा में हमने विकास को भी पाना है। तो विकास कैसे किया जा सकता है? तो विकास की डेफिनेशन तो वैसे मैंने पहले भी आपको बताई है। तो विकास एक का उद्देश्य है मुख्य रूप से गरीब जनता की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना है और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना है। तो इस और अगर बढ़ते हैं, तो उसके लिए जो हमारे योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, उन्होंने 5 वर्षीय योजनाओं को चुना। क्योंकि हमारे यहाँ पर सीधी तौर पर सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी जाती है, तो उसमें 5-5 वर्षों का टर्नओवर होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए तो 5 वर्ष के लिए योजनाएं, विकास की योजनाएं बनाएगी। अब जब 5 वर्ष की योजनाएं बना ली गई, तो उसमें पैसा खर्च कहाँ पर करना होगा? तो पैसा खर्च करने के लिए 2 प्रकार की बजट बनाए गए। बजट जो है, जो हमारे लोकसभा में पेश किया जाता है हमारे वित्त मंत्री के द्वारा, तो बजट के 2 हिस्से किए गए। एक तो गैर योजनाबद्ध तरीके से खर्चा किया जाएगा और एक योजनाबद्ध तरीके से खर्चा किया जाएगा। अब देखिए, योजनाबद्ध तरीके से हम इसमें मेनली पढ़ेंगे। योजनाबद्ध तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से हम किसी एक विभाग को चुनेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर उनके विभिन्न प्रकार के मदों के ऊपर काम करते हुए उनकी डेवलपमेंट करेंगे। तो लेकिन दूसरा जो है वो है गैर योजनाबद्ध तरीके से, जिसमें जो है जो करंट खर्चे हैं, जो अभी वर्तमान स्थिति में जो खर्चे हैं, भिन्न प्रकार के सरकार को चलाने के या देश में विभिन्न प्रकार के विभाग हैं, उनकी वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए जो पैसा खर्च करा जाएगा, उसको गैर योजनाबद्ध व्यय कहा जाएगा। और योजनाबद्ध व्यय जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाएगा और वो पंचवर्षीय योजनाओं के तहत आएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमने भारत में अपनाई। और इसी तरीके से सब पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में जो है वो लागू की गई, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में, और इसी तरह से ही जो थर्ड जो है वो 1961 में, और जो फोर्थ है वो 1966 में। तो इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना या दूसरी, तीसरी और चौथी, तो इनका टाइम पीरियड का क्या है, या ये किस समय से लेकर किस समय के बीच में चली, तो इसके ऊपर आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में चली, और इसका मेन उद्देश्य था जो भारत में कृषि को लेकर बुनियादी विकास है उनको बढ़ावा दिया जाए। तो कृषि को की में जो है
वृद्धि करने के लिए या हमारी जो अर्थव्यवस्था है उनकी जीडीपी को अगर हमने बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले हमारी बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी जो अधोसंरचना है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब बुनियादी अधोसंरचना में हमने पहली में कृषि क्षेत्र के ऊपर पूर्ण रूप से जोर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बांध बनाएंगे, सिंचाई व्यवस्था को बढ़िया करेंगे और इस तरीके की जो हमारी भूमि है उनमें उनके में सुधार करेंगे। तो इस तरीके के कई काम किए गए। इसी तरह के ही भाखड़ा नंगल एक योजना का जो है वो कंप्लीट किया गया। और जो दूसरा हमारा उद्देश्य था वो ये था पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना। पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय का स्तर हमें ऊंचा करना है। तो ये भी हमारा दूसरा लक्ष्य था। अब ये तभी हो सकता है जब लोग अपनी बचत अधिक करें। अब बचत को अधिक करने के दो उपाय हैं। पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के दो उपाय हैं। पहला तो ये है आप बचत को बढ़ा दो, दूसरा है आप पैसे ज़्यादा उत्पादन कार्य में वृद्धि कर दो। तो लेकिन ये पूरी तरह से हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए और आगे वाली लगभग 3 योजनाओं तक हमने इन चीज़ों को एक्सटेंड कर दिया। तो ये थी पहली पंचवर्षीय योजना। तो इनमें 2 कार्य करने की सलाह दी गई या 2 कार्यों के ऊपर जोर दिया गया। पहला पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, दूसरा जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था, जो कृषि क्षेत्र है उनमें निवेश किया जाए ताकि जो हमारी बुनियादी संरचना है कृषि को लेकर उनमें सुधार हो और कृषि के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। तो इस तरीके से पहली पंचवर्षीय योजना में हमने ये काम किया। इस तरह से पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर ही विकास स्तर को बढ़ावा देने का ही काम किया है। अब हम दूसरी जो हमारी योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 में चली, तो इसमें हमने क्या काम किया, इनमें हमने औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का काम किया। औद्योगिकरण में जो उनकी तेज़ रफ्तार के ऊपर काम किया। तो एक आदमी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पीसी महालनोबिस, ये आदमी है, ये इसकी डाक टिकट है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विख्यात वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे और इन्होंने जो है भारतीय सांख्यिकी स्थान की स्थापना करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो इनके अनुसार या इनके कुछ समर्थक थे, उन्होंने जो है समर्थक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो खाका तैयार किया था। और इन्होंने जो भारत में उद्योगों का जो अधोसंरचना है, उद्योगों की जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें सुधार करने की बात की। इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, सरकार देशी उद्योगों को संरक्षित करने के लिए जो विदेशों से भारत में आयात हो रहा है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाने का काम किया जाए। तो जिससे क्या होगा, भारतीय जो उद्योगपति होंगे उनका प्रोडक्ट भारत में आसानी से और सस्ता बिकेगा और बाहर से आने वाला, अगर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, बाहरी देश से आने वाला प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कोई पेन है वो 5 रुपये का बिकता है और फ़ॉरेन का है और यहाँ का भी पेन है वो 5 रुपये में बिकता है। तो फ़ॉरेन के पेन के ऊपर तो पहले 10 रुपये टैक्स लगा रखा था बंडल का, तो वो और बढ़ा दिया जाए, 20 रुपये कर दिया जाए तो वो महंगा हो जाएगा। तो वो 5 रुपये में बिक कर 6, 7 या 10 रुपये में बिकेगा। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ का लोकल पेन है वो ज़्यादा बिकेगा। तो इस तरीके से जो भारी शुल्क लगाया जाएगा बाहर से आने वाली वस्तुओं के ऊपर तो वो महंगी हो जाएंगी। तो ये लॉजिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस बात के ऊपर इन्होंने बढ़ावा दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के में उद्योगों को आगे बढ़ने के लिए निवेश के ऊपर इन्होंने बात की। तो बचत और निवेश दोनों ही करने की बात करते हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र हो चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के हों उद्योग हों, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लगें और उनके ऊपर उनकी बचत और उनके ऊपर वो निवेश करें। तो इस प्रकार की विचाराएँ, इस प्रकार के जो है बातें की गई। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भारत सरकार है उन्होंने बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार, इन क्षेत्रों के ऊपर इनको जो है
सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया करने की बात की। और अब यहाँ पर ये बोलना क्या चाहते हैं, अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ज़्यादा होगा तो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी। तो इस प्रकार का ये काम करने की बात कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा सरकार की ओर से उद्योगपतियों को सुविधाएं मिलेंगी, उतने ही ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी। अब जब हमने यहाँ पर देश की औद्योगिक रफ्तार को बढ़ाएंगे तो हमें मशीनरी भी तो चाहिए। तो मशीनरी कहाँ से आएगी, वो हमारे देश में बनती नहीं है और वो हमें बाहर से लानी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो उद्योगपति थे उनको पैसा खर्च करना पड़ा और फ़ॉरेन से विदेशी मुद्रा खर्च करके हमें यहाँ पर अपनी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम करना पड़ा। तो ये काफ़ी समस्यापूर्ण रहा, इतना आसान नहीं था। और एक समस्या और खाने पीने की, खाद्यान्न संकट भी हमारे ऊपर, उनके भी बादल मंडरा रहे थे। तो जिसकी वजह से एक असंतुलन की अवस्था आ गई, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के ऊपर कृषि क्षेत्र से थोड़ा ध्यान हट गया था। तो जिसकी वजह से इस समय के बाद थोड़ा खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर भी संकट हमें देखने को मिला। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की अचीवमेंट थी। अब ये देखिए, एक जॉइंट पैसे को खर्च करने के एक जो आवंटन की पहली और दूसरी योजना का आवंटन का पैसे के आवंटन को दिखा रखा है। तो इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऊपर जो है ये खर्चा दिखा रखा है। और ये ब्लू कलर में दूसरी पंचवर्षीय योजना है तो कम हो गया था, और सिंचाई और बाढ़ के ऊपर भी कम कर दिया गया था, और इंडस्ट्री के ऊपर एकदम से बढ़ गया, परिवहन और सर्विसेज के ऊपर भी बढ़ गया, ऊर्जा के ऊपर कुछ कम हो गया, और सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनके ऊपर भी कम किया गया। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ही ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट सरकार की का रुझान जो है देखने को मिला। आगे अगर हम बात करें विकेंद्रित नियोजन, तो विकेंद्रित नियोजन क्या है? अब ये भी एक प्रकार का नियोजन का प्रकार है। इससे पहले हम पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में पहली पंचवर्षीय योजना में हमने टारगेट किया कृषि को, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने टारगेट किया उद्योग धंधों को। लेकिन एक केरल में एक नियोजन का नया मॉडल था जिसमें सभी मदों को एक साथ टारगेट किया जाएगा और एक व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीब उन्मूलन, इंडस्ट्री, उसको हम क्या कहेंगे, औद्योगिक विकास, कृषि, इन सब मदों को एक साथ लेकर हमने विकसित करना है। तो इसी को क्या कहा गया है? विकेंद्रित नियोजन कहा गया। तो ये काम किया गया। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा लगभग पूरा तो नहीं हुआ। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तो तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक ये चैप्टर को सुना है, तो काफ़ी यहाँ से फ़ायदा उठाया होगा कुछ हद तक, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।